और जोर से बोलिए, क्योंकि आज आप जिस कार्यक्रम में आए हैं उस कार्यक्रम की जानकारी जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे मंत्री जोगाराम पटेल जी, गौतम दत्त जी, जवाहर सिंह बेगम साहब, के बिश्नोई जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौर जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक अशोक परनामी जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम में सह संयोजक रामलाल जी, भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये विभाजन विभीषिका ये वो त्रासदी है कि ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें 10 लाख लोगों के हत्या से ये जो हमारा 14 अगस्त था, विभाजन विभीषिका थी, ऐसा दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं होगा जो देश की आजादी से पहले यह विभीषिका आई थी। यही नहीं, मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, और सबसे लोहा लेने का काम हमारे उन महापुरुषों ने किया था। एक बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई के साथ देश को आजादी मिली। देश हमारा जिस लक्ष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और भी समर्पित भी ऐसे किया, एक मां से पूछा गया था कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों ही आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अगर आपका चौथा बेटा होता तो क्या करती? उस मां ने कहा कि चौथा नहीं, अगर 5वां भी बेटा होता तो मैं देश की आजादी के लिए उसको भी आगे कर देता। यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा लालच के साथ राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश का विभाजन झेलना पड़ा, देश का विभाजन झेलना पड़ा। और आपको यह भी मैं बता देना चाहता हूं, यह दर्द आज भी लाखों लोगों के मन में आज भी प्रश्न पूछता है, क्योंकि माननीय परनामी जी कह रहे थे, इन्होंने तो खुद झेला है, इनके पिताजी माताजी कैसे यहां पहुंचे थे। लेकिन जब हम सुनते थे, बुजुर्ग हमें बताते थे, यह स्थिति होती थी, जो पाकिस्तान से ट्रेन आती थी
उसमें आदमी नहीं आता था, उसमें लाशें आती थी। इस तरह की स्थिति हो गई। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यह दंश हमारा ऐसा है कि हमारे हर भारतीय के मन में है और यह भूलने वाला नहीं है। यह आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि इन स्वार्थी लोगों ने हमारे देश के साथ में और हमारे देश के उन लोगों के साथ में कैसा इन्होंने व्यवहार किया। कभी कभी हम देखते थे, हम छोटे थे, लेकिन जब गांव में देखते थे कई लोग बर्तन लेकर के आते थे, साइकिल पर कपड़ा लेकर के आते थे। उनके जीवन में ना कोई रहने को जगह थी, ना कोई मकान था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर उन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल 2-2 साल बिताने का काम किया। कहां से, किस रेल में बैठ करके आए, कितना पैदल चल करके आए, कितनों को रास्ते में छूट गए उनसे जिनके बस की नहीं थी और उनका दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। ऐसी ये विभीषिका जो रात देशवासी के हृदय में घाव करती है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो विभीषिका थी, ये ऐसी नहीं थी कि कोई त्रासदी हो। ये वो त्रासदी थी जो कुर्सी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। देश की जनता से उन्होंने कोई मोह नहीं था। अगर मोह था तो सिर्फ कुर्सी से था। ये उन लोगों की खातिर ऐसा इस देश के अंदर हुआ। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, आपने पढ़ा भी होगा कितनी रियासतें, 500 से ज्यादा रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया। जहां जैसी आवश्यकता थी उन्होंने कदम उठाए और वो किया। लेकिन आपने देखा होगा एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी जिसको एक जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेदारी ली, जिसका दंश आज तक भी हम झेल रहे हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, विभाजन के बाद जो स्थिति देश के अंदर बनी, आपने देखा होगा, क्योंकि 1942 के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने आकर के जन जन की सेवा करते हुए उन लोगों की सेवा करने का काम किया। आजादी के लिए हमेशा उन्होंने झंडा बुलंद किया। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जिन लोगों ने किस तरह से काम किया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब कहा कि ये जो बंटवारा हो रहा है ये ठीक नहीं है और ये बंटवारा कुर्सी के लिए हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रवादी लोग थे, जिनके मन में राष्ट्र के प्रति पूरी संवेदना थी, पूरे राष्ट्र को लेकर के मजबूती के साथ चल रहे थे, जिनके अंदर मन में इति थी, हजारों सालों की गुलामी के साथ वो जिंदा थी, ऐसे लोगों ने जिस तरह से देश के आजादी के लिए काम किया, उनके मन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा का आप अनुमान लगा सकते हैं क्या? कि जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ खो दिया और एक दिन में कुर्सी के लिए विभाजन हो गया, इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं थी। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने त्रासदी के अलावा आप यह भी देख लीजिए, देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार बनी, अरे कोई भी नहीं छोड़ता है, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब कहा था आजादी के बाद में कि देश की दिशा और दशा ठीक नहीं है, देश के अंदर उन राष्ट्रवादी लोगों के प्रति अन्याय हो रहा है, देश में हिंदुओं के प्रति अन्याय हो रहा है, जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जाऊंगा। यह कश्मीर आज का मुद्दा नहीं है, यह उन राष्ट्रवादी लोगों का मुद्दा है जिन्होंने इस राष्ट्र को अपने खून से सींचने का काम किया है, खून से सींचने का काम किया है। मैं मेरे भाई और बहनों में यह भी कहना चाहता हूं, यह घाव साथ ही भरते, यह घाव कभी नहीं भरेगा। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यह देश जिन लोगों की आत्मा में जो घाव किया है आज तक नहीं भरा और आगे भी नहीं भरेगा। और हमें आने वाली युवा पीढ़ी को बताना चाहिए, हमें यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार इस देश में जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, अगर राष्ट्रवादी लोग खड़े नहीं होते तो देश उस दिशा में भी नहीं जाता। हमारे उन लोगों ने, जो लोग वहां से आ रहे थे, उनकी सेवा करने का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे थे, उनको स्टेशनों पर ला रहे थे,
बस स्टैंड में बल ला रहे थे, उनके लिए व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई उनकी देखने वाला नहीं था। अरे देखने वाला कहां होगा? आपने देखा आजादी के 70 साल बाद भी जो लोग हिंदू थे, जो पाकिस्तान में विस्थापित थे, वो कहां चले गए? अरे उनकी संख्या तो बहुत बड़ी थी, क्या वो पाताल में चले गए या वो धरती में समा गए? उनकी भी चिंता नहीं की। वहां से जैसे तैसे अपनी मान मर्यादा को लेकर के, अपने सबको छोड़ करके जो यहां आए थे, उनको नागरिकता देने का काम किसका था? क्यों नहीं दी गई थी उनको नागरिकता? कहां गया? बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई रहते थे, हमारे जैन भाई रहते थे, आज तक किसी ने उनको नागरिकता देने की बात कही क्या? अगर उनको नागरिकता देने की बात कही और नागरिकता देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मेरे भाई और बहनों में यह भी कहना चाहता हूं, आज बता रहे थे कि 200 भाई हमारे यहां आए हुए हैं। अरे जैसे ही उनको नागरिकता दी, हमारी सरकार ने सबसे पहले बजट में घोषणा की कि उनको पट्टा देकर के मकान बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू को नागरिकता भारत में नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? हमारे सिख भाइयों को अगर भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? हमारे जैन भाइयों को भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इनके मन में किसी के प्रति कोई दया नहीं है। सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर चलते हुए सत्ता लोलुपता के लोग, ये भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाली कांग्रेस आज भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। आप देखिए, इन्होंने कितनी बार संविधान को कितनी बार इन्होंने उल्लंघन किया। ये संविधान की बात करते हैं। इन्होंने चुनी हुई सरकारों को कितनी बार गिराया। इन्होंने जून 75 में क्या किया? चुनाव कोर्ट ने जब इंदिरा जी को चुनाव हरवा दिया, इमरजेंसी लागू की, कितने राष्ट्रवादी लोगों को 2 महीने नहीं 18, 20, 21 महीने जेल में रखने का काम किया। ये संविधान की बात करते हैं। आज जाते हैं वहां सभी जगह संविधान की बात करते हैं। अरे भाई, संविधान को जरा पढ़ तो लीजिए, संविधान की मर्यादा तो सीख लीजिए, संविधान के बारे में जरा सोच तो लीजिए। ये करते हैं महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। अरे महात्मा गांधी जी ने तो कहा, अगर इस देश का बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर होकर के होगा, मेरी लाश के ऊपर होकर होगा। लेकिन क्या हुआ? कुर्सी का लालच गांधी जी की लाश पर भी उस बंटवारे को नहीं रोक सकी। इस तरह से कांग्रेसियों ने, जिस तरह से सत्ता लोलुप लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना और अंत में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें इन सारी बातों को ध्यान में भी रखना है। आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि इन्होंने किस तरह से इस देश का विभाजन करने का काम किया, देश को कमजोर करने का काम किया। अभी जब कोई पाकिस्तान से कोई भी घटना होती है तो कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर के जा रहे हैं, ये देखिए वोटर लिस्ट को लेकर के जा रहे हैं। अरे कर्नाटक में जीते वहां क्यों नहीं ले जा रहे हैं वोटर लिस्ट? आप बताइए। हिमाचल में जीते वहां क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ये तो बताइए। पश्चिम बंगाल के अंदर वहां सरकार बनी है ममता बनर्जी की, उनकी आपकी सहयोगी है, वहां क्यों क्या हुआ? जहां अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कभी मशीन का रोना रोते हैं, मशीन बेकार है साहब, अभी वोटर लिस्ट पर आ गए। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। देश में काम चलता है तो काम करने से चलता है, जज्बे के साथ चलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं
2014 के बाद देश में के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी को दिख रहा है किस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है। मित्रों, क्योंकि दुनिया के जो देश हैं, आप जानते हैं कि जब हमारा भारत आर्थिक रूप से 11वीं पायदान पर था, 11वें पायदान पर हम 5वें पायदान के रूप में आए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम 4थे पायदान पर आ गए और दुनिया के उन देशों के लग रहा है कि भारत तीसरे और दूसरे पायदान पर भी आने वाला है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के यह नरेंद्र आपको करके बता रहा है। तो उन देशों को भी मन में किस तरह की बात आ रही है, कहीं भारत आगे नहीं आ जाए। आज की बात नहीं, अमेरिका तो कहता है पढ़िए नहीं, भारत के लोग आ जाएंगे। ट्रंप साहब, ये तो आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। स्वामी विवेकानंद जी की बात खाली नहीं जाएगी। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे देश की मजबूती बढ़ेगी। हम लोकल फॉर वोकल करेंगे, लाएंगे अपना सामान खरीदेंगे तो हमारे देश की मजबूती बढ़ेगी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से बढ़ेगा। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है। रामलाल जी कह रहे थे, रामलाल जी अभी देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उनका लाभ हमारे वो अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी हर योजना का लाभ अगर हमारे उस अंतिम पंक्ति वाले भाई और बहन को मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश समृद्ध होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जिस तरह से देश की सीमाओं पर आपने देखा होगा, हमारा सैनिक जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ खड़ा है, हमारी सेना का मनोबल जो बढ़ा है, हमारे सेना जिस तरह से काम करती है, और आज कहने में कोई वो नहीं, दुनिया में पहले नंबर की सेना है तो वो भारत की सेना है, भारत की सेना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर तरफ से मजबूत हो रहे हैं। और इसलिए अरे जब हमारा पोखरण और राजस्थान की भूमि पर जब परमाणु परीक्षण हुआ था, जब भी कई लोगों ने हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी कहा था, उन्होंने भी कह दिया कोई चिंता नहीं है। अरे अब तो मोदी जी हैं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मजबूत हैं, पूरी तरह से हम काम करेंगे। मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये तिरंगा हम आप सबकी शान है, पूरे देश की शान है। हमारी तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम करना है। हमने हर गांव में तिरंगा, हर गली में तिरंगा, घर घर तिरंगा, क्योंकि ये हमारी शान है। और हमें तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश और देशवासियों को ये संदेश देने का भी काम करना है। तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी है, हमारे वीर जवानों की शहादत की निशानी है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा हम सबको जोड़ती है और ये हमें याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, ये हमारी मां है और 140 करोड़ इसके बेटे हैं, 140 करोड़। केसरिया रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग हमारी सत्यता और शांति का, हरा रंग हमारी आशा और विकास का, अशोक चक्र हमें सतत प्रगति की प्रेरणा देने का काम करता है। हमें यह संदेश देती है कि जब तक इस तिरंगे की शान कायम रहेगा, जब तक ये शान से यूं ही लहराता रहेगा, तब तक संसार की
कोई ताकत नहीं जो हमें झुका सके, हमें झुका सके। भाजपा तिरंगा यात्रा के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से देश भर को एकजुट करने का काम कर रही है और हमें प्रदेश के हर घर तक इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम करना है। अंत में इतना कहना चाहता हूं, विभाजन का जख्म केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि लाखों दिलों में आज भी है। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस हमें चेतावनी देता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कभी दोहराई नहीं जाए। भाइयों बहनों, इतिहास हमें कांग्रेस की काली करतूतों का याद दिलाता रहेगा। हम कभी भूलेंगे नहीं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही इस देश का बंटवारा हुआ। हम कभी भूलेंगे नहीं कि उन्होंने लाखों लोगों की कुर्बानी अपने सत्ता सुख के लिए कर दी थी। और आज वही कांग्रेस हमें एकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है। जिन्होंने इस देश को बांटा वो कभी देश नहीं संभाल सकते, जिन्होंने देश को तोड़ा वो कभी लोगों को जोड़ नहीं सकते। कि देश, हमारे विरोधी ताकतें जहां भी हो जो देश की तोड़ने की बात करते हैं, उस समय उनको जवाब देना चाहिए। ऐसे आस्तीन के सांपों को मुंह उठाने से पहले ही उनका फन कुचल देना चाहिए। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, स्वदेशी को अपनाते हुए वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम हमारे खुद के बनाए हुए सामान का उपयोग करें, दूसरे लोगों को शपथ दिलवाएं, वो भी उसको करें, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, हमारा जिला मजबूत हो, हमारी तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो। इतना ही मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहां इस कार्यक्रम में पधारे हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।